हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं स्टाफिंग चैप्टर की 10 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली केस स्टडीज़ पर। ऐसी केस स्टडीज आपको एग्जाम में मिलने के 101% चांस है। ये जो 10 केस स्टडीज है दोस्तों, इन केस स्टडी के थ्रू हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करके चल रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर के, जिनसे एग्जाम में केस स्टडी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, बस नाम चेंज करके, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अच्छे कंटेंट के लिए जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है दोस्तों, आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए अगर चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपके सामने आ गया है। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिस्क्राइब्ड हियर। सिलेक्शन की प्रोसेस का कौन सा स्टेप है जो यहां पर डिस्क्राइब करा गया है, पहचानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम अप्लाइड फॉर अ जॉब इन मारुति इन्फोटेक लिमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। राम वाज डूइंग MBA फ्रॉम NB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आफ्टर एनालाइजिंग हिज बायोडाटा, कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन एज ही वाज अ नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों? जहां पर भी एनालाइजिंग हिज बायोडाटा इस टाइप की बात आए कि कंपनी ने उसका बायोडाटा देखा, उसका CV देखा और उसके बाद कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये इंसान जॉब के लायक नहीं है, तो हमेशा 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 आंसर रहेगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, जहां पर भी बायोडाटा को एनालाइज करने के बाद इंसान को मना करा जाएगा कि वो इंसान इस जॉब के काबिल नहीं है, तो आंसर रहेगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड हियर। रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो यहां पर मेंशन करेगा, हमें वो पहचानना है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा, कौन सी ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी मिस्टर राधे श्याम उपाध्याय को? कौन सी ट्रेनिंग देनी है बताएंगे, जरूर बताएंगे दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। JSK लिमिटेड इंपोर्टेड मशीनरी फ्रॉम USA फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेदर बैग्स, full stop. For operating the machinery, JSK Limited needs to hire a machinery operator and machinery cleaner. For this purpose, they contacted an association which deals with semi-qualified persons. The association forwarded 3 biodata for the purpose of recruitment and selection. JSK Limited finally selected Mr. Radhe Shyam Upadhyay for the post of machinery operator. They also placed a notice on the factory gate with the title cleaner required. Okay. कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है दोस्तों? तो जब भी दोस्तों किसी एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट करा जाएगा, आंसर 2 तरीके के रह सकते हैं। पहला आंसर हमारा रह सकता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और दूसरा रह सकता है हमारा प्लेसमेंट एजेंसी। ठीक है, अब इन दो में डिफरेंशिएशन क्या है, डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर सेमी क्वालिफाइड पोस्ट है, जैसे कि आपको पता है मशीनरी ऑपरेटर सेमी क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, तो हमेशा आंसर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा। और अगर कोई बहुत ही टॉप लेवल की पोस्ट है, जैसे कंपनी के MD को चूज़ करना है या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी को चूज़ करना है, CFO, CMO, कोई ऐसी पोस्ट है, तो दोस्तों ये हमेशा 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 प्लेसमेंट एजेंसी के फेवर में जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेमी क्वालिफाइड लोगों से डील करती है, इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, जब भी फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर या फैक्ट्री के गेट पे नोटिस लगे, नोटिस वर्ड को ध्यान रख के चलना, आपको यहाँ पे मार्क करा गया नोटिस वर्ड। जब भी नोटिस प्लेस करा जाएगा, चाहे वो नोटिस बोर्ड पे लगे, फैक्ट्री गेट पे लगे, तो आंसर हमेशा आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, इस बात को भूलना बिल्कुल नहीं है। पहला, एसोसिएशन को जब भी कॉन्टैक्ट करा जाए और सेमी क्वालिफाइड लोग हों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगे या गेट पे नोटिस लगे, आंसर हमेशा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के फेवर में जाएगा। भूलना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ट्रेनिंग कौन सी देनी है? जब भी कोई इंसान किसी पोस्ट के लिए हमारे पास रिक्रूट होता है दोस्तों, और यहाँ पे बताया गया कि मशीनरी है, मशीनरी के केसेस में दोस्तों 99% जो ट्रेनिंग दी जाएगी किसी भी इंसान को, वो दी जाएगी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और दूसरी, वैसे भी मशीनरी इंपोर्टेड है, महंगी होगी यार, ऑब्वियस ही बात है। अगर हमने किसी भी नो सीखे कोई मशीन दे दी चलाने के लिए, जिसको नहीं आती वो खराब कर देगा, इसलिए पहले वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो इंसान इस मशीनरी के डमी मॉडल पर प्रैक्टिस करे, सीख जाए, उसके बाद इस मशीनरी को ऑपरेट करे, क्योंकि महंगी मशीन है, डायरेक्टली उसके हाथ में नहीं देनी बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेंशन्ड हियर। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सिंपल क्वेश्चन, कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड रिक्रूटमेंट है, इंटरनल सोर्स के हैं, एक्सटर्नल सोर्स के हैं, सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे।
Zenith Limited is a highly reputed company and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy and they discuss how they came in contact with this organization. Aman said that he was introduced by the present sales manager. एक एक करके जो आ रहे हैं हम लोग हैंड टू हैंड आंसर देंगे, ठीक है। जब कोई इंसान किसी इंसान को इंट्रोड्यूस करता है तो इसको रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे, जब कोई इंसान किसी नए इंसान को इंट्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इसको कहा जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान रखेंगे। मिस्टर जॉन, ठीक है, बीनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वाज अपॉइंटेड एज एचआर। जब कोई इंसान न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए आता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स आते हैं जिसमें अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए ऐड आते हैं और आपकी किस्मत है, आपको जॉब मिल भी सकती है, इसको कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आगे लिखा गया है, Vaibhav said that he was neither related to any of the employee of the organization, nor there was any advertisement in the newspaper. Even then, he was directly called from IIM Ahmedabad, from where he was about to complete his MBA. ये भी ध्यान रखेंगे, जब भी किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, जिसको रिक्रूट करा जा रहा है, कॉलेज से चूज करा जाएगा जहाँ पे उसकी एजुकेशन चल रही होगी, जहाँ वो एजुकेशन को परस्यू कर रहा है, तो हमेशा 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 आंसर रहेगा दोस्तों कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी में भी देखा है, 2 स्टेट्स मूवी में भी देखा है। ये वही है कि जहाँ पर बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करने जाते हैं किसी भी IIM में, किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में, कंपनीज वहाँ से उनको रिक्रूट कर लेती है, तो इसको कैंपस रिक्रूटमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये तीनों हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए और रीजन भी आपको पता चल गया, लाइन्स भी आपको पता चल गई, मुझे पूरा विश्वास है। अगला सवाल, स्टेट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर कंपनी रिक्रूट द वर्कर्स, मैनेजरियल पर्सनल एंड यंग पीपल। ओके, ये भी बताना है भाई वर्कर कहाँ से आ सकते हैं, मैनेजरियल पर्सनल कहाँ से आ सकता है, यंग पीपल कहाँ से आ सकता है, और ट्रेनिंग मेथड कौन सी दी जाएगी यंग पीपल को ट्रेन करने के लिए, कौन सी ट्रेनिंग मेथड यूज करा जाएगा बताना हमें। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राघव अग्रवाल इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KP लिमिटेड। ही इज वेरी विजिलेंट अबाउट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। While analyzing the environment, he realized that there is a fall in the interest rate. He anticipated a rise in the demand for the company's product. He decided to produce more. For that, he has to recruit more workers and some managerial personnel. He also decided to recruit some young people who are nearing to complete their studies. देखो ये जो लाइन है ना दोस्तों, nearing to complete their studies, जहाँ पर भी ऐसे लोग जहाँ जिनकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है वो आपको सिर्फ कैंपस रिक्रूटमेंट से मिलेंगे। आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है वो आपको सिर्फ कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में मिल सकते हैं, तो इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। तो एक तो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट है, पक्की बात है। आगे लिखा है, इवन दो दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, ही डिस्कस द प्लान फॉर ट्रेनिंग द यंग पीपल विद हिज HR मैनेजर एंड सेट अप अ ट्रेनिंग सेंटर। जहां पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करा जा रहा है दोस्तों, वहां पे हमेशा 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 वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के फेवर में आंसर आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के लिए एक अलग से सेंटर बनाया जाता है जहाँ पे डमी मॉडल पे प्रैक्टिस कराई जाती है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमारी इसकी ट्रेनिंग रहेगी। एवरीथिंग वेंट एज पर द प्लान, ही वाज एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स एज डिजायर्ड एट द लो प्राइस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली सोर्स और रिक्रूटमेंट पूछे गए थे, तो वर्कर्स के लिए हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, मेंशन इन्होंने नहीं करा, लेकिन जनरल देने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजरियल पर्सनल के लिए हमें प्लेसमेंट एजेंसी का यूज़ करना पड़ सकता है, हम एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं। और यंग पीपल के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट सबसे बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट एकदम, कैंपस रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट। ट्रेनिंग कौन सी देनी है मैंने आपको बता दिया, जो ट्रेनिंग हम देंगे वो देंगे वेस्टिब्यूल, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप करा है, मतलब कहीं ना कहीं वेस्टिब्यूल के फेवर में आंसर जाएगा दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए, भूलना नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे और इन्हीं के बेसिस पर आपका बोर्ड का पेपर बनने वाला है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, दैट इज फॉर श्योर, मार्क माई वर्ड्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपर्ली। स्टाफिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है जो ढंग से नहीं ले पाए हम लोग, या नहीं से हम अच्छे से हमने एस्टिमेट नहीं करा, या हम उसको सही से नहीं चला पाए, कौन सा है हमें देखना है उसको, और अगले 2 स्टेप कौन से होंगे वो पहचानने हमें। Resolution Private Limited is a publishing company. Its book on business studies for class 12 is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. भागा दौड़ी कर रहे हैं बेचारे। The employees have to work overtime and on holidays to cater the demand. Managers in the marketing department are under stress. Oh my God, stress बहुत ज़्यादा है, as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to
डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। ओहो, जिस भी क्वेश्चन में डिससेटिस्फैक्शन की भावना है और डिससेटिस्फैक्शन का रीजन ये रहे कि काम बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, टाइम कम, काम ज्यादा है, सबके सब भागा दौड़ी में लगे पड़े हैं, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो ये हमेशा 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 एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट पे जाएगा। इसका मतलब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही से एनालाइज नहीं करा कि आपको कितने लोग चाहिए किसी काम को करने के लिए। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ रहेगी, हमेशा एम्प्लॉइज के ऊपर बर्डन बढ़ेगा और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा ही होगा। तो इसका आंसर हमेशा 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 दोस्तों एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट पर रहेगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले दो स्टेप, अगर आपको प्रोसेस पूरी याद है तो अगला पॉइंट हमारा रिक्रूटमेंट होता है और उससे अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों होता है सिलेक्शन। तो अगले दो पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, अगला पॉइंट हमारा रिक्रूटमेंट है और उससे अगला पॉइंट हमारे पास सिलेक्शन है। हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने बहुत ही अच्छा, सजेस्ट what can be done to develop the skills and abilities of employees for producing high quality product by using these high tech machine। क्या करा जा सकता है कि मैं हाई टेक जो मशीन्स हैं उनको यूज करते हुए प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ा पाऊं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाऊं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये मुझे बताना है। और उसके बाद एम्प्लॉइज को और ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इसका आंसर इसके बी पार्ट में छुपा हुआ है। सिर्फ हमारे पास एक लौता एक ही टॉपिक है जिसके फायदे एम्प्लॉइज के फेवर में भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी है, मेंशन करा गया है बकायदा। उस टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर 100% ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, एम्प्लॉइज की एबिलिटी बढ़ती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एक बार फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टेंशन नहीं लेते, पढ़ते हैं भाई, उसके बाद फैसला करेंगे। ब्लू हेवंस लिमिटेड परचेज अ न्यू हाईटेक मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, but during the production process the manager observed that the quality of production was not as per the standard. On investigation it was found that there was a lack of knowledge amongst the employees of using high tech machines, so frequent visit of engineers was required from Germany. This resulted in overhead charges. मशीनरी तो आ गई, एम्प्लॉइज को चलानी नहीं आती, बार बार एक इंसान को बुलाना पड़ रहा है जो उसको चलाना सिखाएगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ओवरहेड चार्जेस बढ़ गए कंपनी को। क्या करें भाई, एक बारी अच्छे से ट्रेनिंग दे दो और इन्हें एक्सपर्ट बना दो मशीन चलाने में, बस बढ़िया ट्रेनिंग दो ताकि सारे के सारे एम्प्लॉइज हो जाए एकदम परफेक्शनिस्ट और मशीन चलाएं आराम से और मेरा प्रोडक्शन हो बेस्ट से बेस्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और उनकी काबिलियत भी बढ़ जाएगी दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। और इसके एम्प्लॉइज़ के फ़ायदों क्या क्या है एम्प्लॉइज़ को और ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कम से कम कॉस्ट आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा है, अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उनके बढ़ जाएंगे, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, उनकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे जनरल पॉइंट्स आप दे सकते हैं, देना चाहें तो। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, स्टेट द नेक्स्ट 3 steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for the handicraft unit। अगले 3 स्टेप पहचानने दोस्तों, ध्यान रखना क्वेश्चन कह रहा है अगले 3 स्टेप पहचानने हैं। कोई एक स्टेप या कुछ स्टेप्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं ऑलरेडी, उससे आगे के 3 स्टेप क्या होंगे, क्वेश्चन इस पर है। मुझे ये नहीं बताना कि यहां पर कौन सा पॉइंट है, उससे अगले 3 पॉइंट कौन से होंगे मुझे पहचानना। तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन दी क्वेश्चन ऑल्सो कि ये पूछ रहे हैं अगले 3 स्टेप कौन से होंगे, तो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। Akansha, Nikita and Parishma are the owners of handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing of sitalpati, traditional mats and jappi, the traditional headgear. They decide to shift this manufacturing unit to the rural area with an objective of reducing the cost and providing job opportunity to the locals. They followed the functional structure in the organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the type and the number of employees required. Keeping in mind they have to encourage the women and the people with special needs belonging to rural areas। भाई बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आकांक्षा, निकिता, परिश्मा, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आंसर सुन लीजिए, जहां पर भी असेसमेंट एनालाइज होगा कितने लोग चाहिए, किस किस टाइप के लोग चाहिए, इसका आंसर हमेशा 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 एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट पर आता है। ठीक है, मुझे यहां पर यह नहीं पहचानना था कि कौन सा पॉइंट यहां पर है, मुझे पहचानना उससे अगले 3 स्टेप कौन से हैं। तो अगर यहां वाला पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है तो अगला पॉइंट होगा दोस्तों रिक्रूटमेंट, उससे अगला पॉइंट होगा सिलेक्शन और उससे अगला पॉइंट होने वाला है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
तो आंसर मेरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन रहेगा। मुझे लिखना भी है और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेंगे पूरे मार्क्स, एकदम एक्यूरेट। ध्यान रखेंगे इस बात को, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फिल्मी सा है। राज और सिमरन आ रहे हैं DDLJ की याद दिलाने के लिए। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन डिस्कस, यार कौन सा फंक्शन है, पहचानेंगे जरूर। एलिमेंट पहचानना उस फंक्शन का कौन सा है, और स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पार्ट मेंशन अबव, और उस पर्टिकुलर जो यहाँ पे फंक्शन है उसका जो एलिमेंट है उसकी एक प्रोसेस भी है जो आपको यहाँ पे पहचाननी पड़ेगी, पूरी पूरी जरूर बताऊंगा दोस्तों। After getting the information from Simran, employee in DDLJ Limited, about the vacancy of manager in DDLJ Limited, Raj applied for a job by sending his biodata to the firm. After analyzing, DDLJ Limited called Raj for the purpose of having a formal conversation with the panel of experts. After clarifying all the questions asked by the expert, Raj was called by the managing director, where he was asked to sign a document related to job, and he was told about the terms and conditions like working hours, leave procedure, etc. of the firm by the MD of the firm. He also told Raj that the organization believes in promoting the interests of the workers for the welfare. Okay, जहाँ पर भी किसी इंसान को जॉब पे रखा जाएगा, ठीक है, वैकेंसी की बात चली जाएगी, ठीक है, बायोडाटा सेंड करा जाएगा, किसी इंसान को सेलेक्ट करा जाएगा, हमेशा जो फंक्शन होता है दोस्तों वो स्टाफिंग होता है, आप लोग जानते हैं। एलिमेंट की बात करूँ तो मैंने आपको अभी बताया कि रखा जा रहा है जॉब पर, इंटरव्यू हो रहा है, ये सबका सब हमारा सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में सब चीज़ें होती हैं, फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है हमारा एक्सपर्ट के साथ, इंटरव्यू होता है, जॉब ऑफर होता है, सब कुछ है। तो जो एलिमेंट है दोस्तों वो रहेगा हमारा सिलेक्शन का। सिलेक्शन की प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे मेंशन करेंगे दोस्तों, वो मुझे पहचानने। सिलेक्शन की प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, राज ने अप्लाई करा जॉब के लिए, बायोडाटा सेंड करा। आफ्टर एनालाइजिंग पे मेरा पहला पॉइंट आया, बायोडाटा को एनालाइज कर लिया, इसका मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है, बायोडेटा को एनालाइज कर लिया गया है, अर्थात प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है। पहला पॉइंट मेरा आ चुका है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद फॉर्मल कन्वर्सेशन विद द पैनल एक्सपर्ट, मतलब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इंटरव्यू भी हो चुका है, ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको बुलाया और उसको सारे टर्म्स कंडीशन को सब कुछ समझाया भाई, इसका मतलब जॉब ऑफर भी दिया जा चुका है कि आपको ये काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ समझाया जा चुका है। और उसके बाद उसको कहा गया है डॉक्यूमेंट साइन करने को, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उसको दिया गया है। तो दोस्तों हमारे सिलेक्शन के 4 पॉइंट यहां पे मेंशन है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रख के चलेंगे, शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया, एकदम दमदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इज द आंसर ऑफ द एप्लीकेंट करेक्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद PSERSMJ, दैट इज जॉब ऑफर। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों हमें देना है जॉब ऑफर, सिंपल। और कौन सा यहाँ पे एप्लीकेंट का जो आंसर है करेक्ट है, नहीं देख लेते हैं भाई। Mr. Raghav Nathani, Chief Executive of Gemco Limited, has got placed a notice regarding smoking is prohibited against the main wall of each hall of his factory. Every employee obey his instruction. Human resource manager of the company has to appoint a few sales officer. During the course of interview, an applicant was asked this question: notice against the wall is a part of basic function of management. Identified answer was it is a rule. Selection process has reached to the state of medical examination. Okay. क्या स्मोकिंग का प्रोहिबिशन किसी फैक्ट्री के अंदर एक रूल है? बिल्कुल है। तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, इसका आंसर आएगा रूल। तो ये रूल ही है कि हमारे यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये रूल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एंड रूल्स आर रूल्स, सबको मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, एप्लीकेंट का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई। तभी वो नेक्स्ट स्टेज पर गया है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है उसको जॉब लग जाएगी, डेफिनेटली फॉर श्योर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। ओहो, रिक्रूटमेंट का सोर्स कौन सा है? रिक्रूटमेंट का सोर्स कौन सा होगा यहाँ पर? इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, मुझे पहचाना दोस्तों कि रिक्रूटमेंट का सोर्स इंटरनल है, एक्सटर्नल है, हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अलावा डिसएडवांटेज भी बताएंगे कौन सा है। ओहो, डिसएडवांटेज बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और कौन सी नीड सिक्योरिटी गार्ड्स की फुलफिल हो रही है यहाँ पर, वो भी बताऊंगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Mohit Gupta is working with Yellow Security Services Limited. He is also recruiting security guard for the company. The company provides security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. The guards and the recruited on temporary basis.
The guards provided by this company are known for their honesty and punctuality. Mayur Gupta is well known in his village for providing employment to unskilled people. ओके, रिक्रूटमेंट का सोर्स पहचाना दोस्तों, कैसे पहचाना जाएगा थोड़ा ध्यान दीजिए। एक, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, वो टेम्पररी बेसिस पे हायर हो रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोटिस में हायर हो रहे हैं और अनस्किल्ड पीपल है, ठीक है। जहां पर भी 3 सेंस आए, शॉर्ट नोटिस, टेम्पररी बेसिस एंड अनस्किल्ड पीपल, हमेशा 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 आंसर रहेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान रखेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर शॉर्ट नोटिस पे बल्क में लेबर फोर्स अवेलेबल करा सकता है, सारी की सारी टेम्परेरी बेसिस पर आती है, ठीक है, और सब लोग अनस्किल्ड ही होते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो रिक्रूटमेंट का सोर्स हमारा एक्सटर्नल है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसका आंसर है। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल सोर्सेज कॉस्टली है, लेंदी प्रोसेस है, ये उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और नीड्स कौन सी है सिक्योरिटी गार्ड्स की जो फुलफिल होगी दोस्तों? अगर किसी इंसान को काम मिल रहा है तो उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई भाई। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। जब जॉब है, आपके पास काम है, तो भाई बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है अपनी? तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होंगी, क्योंकि जॉब टेम्परेरी बेसिस के है। अगर परमानेंट बेसिस पर होती तो सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाती। फिलहाल जो नीड्स पूरी हो रही है दोस्तों, वो हमारी हो रही है कौन से वाली? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो आप ध्यान रखे चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि हम ग्रो करेंगे सिर्फ आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।